हेलो एवरीबॉडी, मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आईएस पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग, जैसा कि आप सबों ने हेडिंग से ही समझा होगा, कि आधुनिक भारत पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आधुनिक भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कि हर वर्ष यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सब देखते हैं, आज 1 अगस्त 1920 है। ठीक आज के 100 वर्ष पहले एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी और ऐसे भी इतिहास में देखें तो कुछ घटनाएं हमेशा ही यादगार बनी होती हैं। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो 1 अगस्त 1919 का जो वर्ष है, वह बहुत ही निर्णायक वर्ष के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यहां से एक नए परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं और वह परिवर्तन आंदोलन के क्रम में हम उसे देख सकते हैं। तो आज इसी जो 1 अगस्त 1919 की जो घटना है, जिसके आज 100 वर्ष हो रहे हैं, आज के दिन यानी 1 अगस्त 1920 को, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ही के दिन 100 वर्ष पूर्व भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वह गांधी के नेतृत्व में। तो इसे हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, कौन कौन से घटनाक्रम इसमें हुए और क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो घंटी है उसे अवश्य प्रेस करें, जिससे जो महत्वपूर्ण वीडियो है वह आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग घटनाक्रम को देखते हैं कि यह घटना क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास में। लेकिन इस घटना को जानने से पहले यहां पे थोड़ी सी मैं इसके संक्षिप्त में इसके पूर्व की घटनाओं को आपको याद दिलवाने का प्रयत्न करूंगा और उसे हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर गांधी के द्वारा, जो गांधी सहयोगी थे, जो हमेशा से ब्रिटिश सरकार के सहयोग करते आए थे, यानी इसके पूर्व तक, जो 1915 में जब से गांधी का आगमन हुआ, तब से देखा जाए तो 1915 से लेकर और 1920 तक, 19 तक गांधी सहयोग ही करते आए। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसको लेकर गांधी अब ब्रिटिश के सहयोगी नहीं रहे और गांधी असहयोगी होते हैं। अब गांधी यहां पे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो भारत में जो आंदोलन चलाई जा रही है, वह आंदोलन गांधी के नेतृत्व में और एक नए युग की शुरुआत है, जिसे हम इतिहास में गांधी युग कहते हैं, जो हम 1919 से 1947 तक देखते हैं। जबकि उसके पहले के इतिहास को देखा जाए तो उदारवादी युग, उग्रवादी युग, और तब एक तीसरा फेज आता है, वह गांधी युग, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में अब भारत में आंदोलन चलाई जा रही है। अब यह असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाएं क्या थी? कौन सी ऐसी घटना थी जिसने गांधी को इतना ज्यादा आंतरिक स्तर पर चोटें की कि इन्होंने पूरे उस साम्राज्य को असहयोग करने के लिए भारतीय आम जनमानस को प्रेरित करते हैं। और यह जो असहयोग है, यह असहयोग हर स्तर पर है।
जिसमें गांधी असहयोग की बात करते हैं। इस असहयोग में गांधी सभी सरकारी सेवकों से, सभी सरकारी कर्मचारियों से, यहां तक कि विद्यार्थियों से भी उस सरकारी शिक्षा को त्यागने की बात करते हैं, सभी उपाधियों को त्यागने की बात करते हैं। तो यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी घटनाएं भारत में घटित हुई होंगी जिसको लेकर भारतीय आम जनमानस में भी ब्रिटिश के प्रति जो थोड़ी बहुत आस्था थी, जो बुद्धिजीवी वर्गों में थे, जो व्यापारियों में था या आम जनमानस में जो था, उससे कहीं ना कहीं विरक्ति हो रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो इसके पहले की घटना पर नजर डालें तो एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब यह घटना, जो खिलाफत आंदोलन है, यह घटना 1919 की है, 1919 की है। अब यह घटना क्यों महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन से पहले? तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वह मूलतः खिलाफत आंदोलन था, क्योंकि गांधी खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे और इसी में जो भी कार्यक्रम अपनाए गए थे उसे और जन विस्तार देने के लिए, सभी वर्गों को जोड़ने के लिए उसे कांग्रेस से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें हिंदुओं का भी समर्थन चाहिए था। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत भी है। अब हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर यह खिलाफत था क्या। तो इसे हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में समझेंगे। अब आप देखिए तो इसके पहले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर उसका स्थान है, और वह है प्रथम विश्व युद्ध की घटना, जो 1914 से 1918 में घटित होती है। इस प्रथम विश्व युद्ध की घटना के बाद, क्योंकि इस युद्ध में एक राष्ट्र जो तुर्की था, जो इस्लामी धर्म के प्रधान की भी हैसियत रखता था, क्योंकि इस्लाम में खलीफा का पद बहुत महत्वपूर्ण था और यह खलीफा का पद तुर्की के सुल्तान को प्राप्त था, यानी इस्लामी जगत का वह प्रधान था। और इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इस युद्ध में था, यानी वह जर्मनी, ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था, जिससे भारत में मुसलमानों को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन की जब युद्ध में जीत हो तो वह उस तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दे। तो इसलिए भारत में भी इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। लेकिन उस समय ब्रिटेन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था भारतीय मुसलमानों को कि आप हमें युद्ध में साथ दो, और इस युद्ध में साथ देने के एवज में मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि तुर्की को हराने के बावजूद भी खलीफा के पद की समाप्ति नहीं की जाएगी। लेकिन होता इसके विपरीत है। यह सिर्फ मुसलमानों के साथ ही छल नहीं होता है, बल्कि छल तो हिंदुओं के साथ भी होता है। और जब जालियांवाला बाग की घटना घटित होती है, जो 13 अप्रैल 1919 को, उसके पहले की घटना को देखा जाए तो उसके पहले आप देखते हैं कि प्रथम विश्व की समाप्ति होती है तो उसी समय भारतीयों को जो अवार्ड दिया जा रहा है वह अवार्ड नहीं, वह तो पनिशमेंट था। जो रॉलेट एक्ट कानून को लाया जा रहा है, जिसे काले कानून की संज्ञा दी जा रही है, जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कहा जा रहा है, और जिसमें शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तारी की जा रही है, तो यह भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का एक प्रयास था।
इस पे हमने पहले के वीडियो में चर्चा भी किया है विस्तृत में, तो उसे आप लोग अवश्य देखेंगे। अब यहां पे आप देखें तो छल दोनों समुदायों से हुआ। अब ब्रिटिश से दोनों ही वर्ग असंतुष्ट होते हैं। इधर जब विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में एक नए एक्ट लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ही आप देखें तो उधर तुर्की के साथ भी वैसा ही किया जा रहा है, और जो भारतीय मुसलमानों को जो आश्वासन दिया गया था उससे भी ब्रिटिश पीछे हट गए और उन्होंने सेव्र की संधि की जो तुर्की के साथ में, और इस सेवर्स की संधि के माध्यम से आप देखते हैं कि सुल्तान के समस्त अधिकार को समाप्त कर दिया जा रहा है। और इसके समाप्ति के बाद तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो तुर्की का जो गठन होता है उसमें आप देखते हैं कि आधुनिक तुर्की का निर्माण किया जा रहा है और खलीफा के पद की समाप्ति कर दी जाती है। तो इस प्रकार से यहां पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, लेकिन यह तो बाद में हुई। उसके पहले भारत में मुस्लिमों के द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और वही आंदोलन खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन 17 अक्टूबर 1919 के दिन, जो 17 अक्टूबर 1919 का जो दिन है बहुत ही निर्णायक दिन है, इसलिए क्योंकि इसी दिन देखते हैं कि खिलाफत दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। यानी इस दिन को खिलाफत दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। अब यह जो खिलाफत दिवस है इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसके प्रचार प्रसार महात्मा गांधी के द्वारा भी की जा रही है। और इसी को देखते हुए 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय 23 नवंबर बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। और यह जो खिलाफत कमेटी है, इस कमेटी की अध्यक्षता, जिसका गठन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपी जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसमें जो खिलाफत दिवस था उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया था। अब यह जो खिलाफत कमेटी जो गठित की गई गांधी के नेतृत्व में, इसको लेकर गांधी के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे, जिसमें चाहे भीमराव अंबेडकर हों, जिन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थॉट ऑन पाकिस्तान जो उन्होंने लिखा था, उस थॉट ऑन पाकिस्तान में उन्होंने बतलाया कि यह जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है भारत में, वह मूलतः असहयोग आंदोलन स्वराज्य को लेकर आंदोलन नहीं था, बल्कि वह तो खिलाफत आंदोलन था और उसे असहयोग से जोड़ा जा रहा है। उसको जोड़ने के पीछे भी गांधी की कुछ अपनी रणनीति थी कि वह, क्योंकि यह आंदोलन मुस्लिम वर्ग के द्वारा चलाया जा रहा था और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस का साथ चाहिए था, इसलिए गांधी ने इसके साथ साथ असहयोग आंदोलन चला दिया। क्योंकि उस आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, वह कार्यक्रम तो इसी खिलाफत कमेटी में जब वे अध्यक्षता कर रहे थे तो उसी समय उसकी रूपरेखा तय हो चुकी थी, जिसमें उपाधियों का बहिष्कार करना, वापस करना, बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का असहयोग करना, तो ये सारे प्रस्ताव तो यहीं पे गांधी ने कर चुके थे। इसको लेकर एनी बेसेंट भी निंदा करती हैं, इसको लेकर आपको मोहम्मद अली जिन्ना भी निंदा करते हैं, क्योंकि उनका भी मानना था कि कठमुल्लों को यहाँ पे गांधी मंच देकर यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई मोड़ देने जा रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं चाहते थे कि धर्म से प्रेरित व्यक्ति
आंदोलन में हिस्सा ले, क्योंकि इससे भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की संभावना थी और उसे देखा भी गया, क्योंकि इसमें वह जो एक्सट्रीमिस्ट जो मुस्लिम वर्ग थे उनके द्वारा कुछ ऐसी घोषणा की गई, इस्लाम खतरे में है, इस तरीके से कुछ आपको स्लोगन लगाए गए, जिसको लेकर भारत में कहीं ना कहीं तनाव तो बढ़े ही थे और उसकी परिणति हम मोपला विद्रोह के रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना भी इसकी निंदा कर रहे हैं, लाला लाजपत राय भी निंदा कर रहे हैं, स्वामी सहजानंद भी निंदा कर रहे हैं, बिपिन चंद्र पाल भी निंदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गांधी कहां मानने वाले। अब यहां से आप देखते हैं तो यह जो 23 नवंबर 1919 जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन किया जा रहा है, इसके बाद इस आंदोलन से जुड़े जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नेता वर्ग भी थे, जिसमें आप देख सकते हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है, और इसमें खिलाफत आंदोलन से संबंधित जो नेता वर्ग थे उसमें आप देख सकते हैं सैयद बंधु जो खिलाफत आंदोलन से ही संबंधित हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसमें एक तो आप देख सकते हैं सैयद बंधु को। अब यह जो सैयद बंधु हैं, इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, यह दो महत्वपूर्ण जो सैयद बंधु थे, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, इन्होंने गांधी के कहने पर ब्रिटेन में इनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी जाता है और जाकर वायसराय से मिलता है इस खिलाफत आंदोलन को लेकर और तुर्की के खलीफा के पद को लेकर। वहीं आप देखते हैं तो हकीम अजमल खां, यह भी इस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हकीम अजमल खां यह भी इस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में है। वहीं देखा जाए तो हसरत मोहानी, अबुल कलाम, यह भी आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में है। हसरत मोहानी, अबुल कलाम, जो हमेशा प्रश्न पूछता है खिलाफत आंदोलन से जुड़े। अब यहां पे आप देखें तो अबुल कलाम, इन्होंने एक पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को प्रसारित करने का काम किया, और इनका जो पत्रिका है वह है अल हिलाल, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। वहीं आप देखते हैं तो मोहम्मद अली ने एक पत्रिका जो इनका है कॉमरेड, इसके माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो कुछ पत्रिकाओं की भी भूमिका है जो खिलाफत आंदोलन को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जा रहा था। इधर आप देखते हैं तो गांधी जो हैं वे भी दुखी थे। अब गांधी को सिर्फ एक नजरिए से लोग देख रहे हैं, अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो गांधी इस आंदोलन को क्यों समर्थन कर रहे थे, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। अब यहां पे देखें तो कौन से कारण थे, तो इसके पहले की घटना जिसमें 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध और विश्व युद्ध के बाद का प्रभाव, जो महंगाई में वृद्धि, जिस प्रकार से अव्यवस्था, अराजकता, तो इससे लेकर आम जनमानस में एक असंतोष की भावना थी। गांधी उस जनता के नब्ज को टटोल रहे थे, उसे पकड़े हुए थे। दूसरी ओर आप देखें तो इस आंदोलन में गांधी ने बढ़ चढ़कर ब्रिटिश की सहायता की थी, और जब गांधी ने ब्रिटिश की सहायता की थी तो गांधी को यह उम्मीद था कि इसके एवज में भारतीयों को कुछ स्वायत्ता दी जाएंगी। बहुत सारे लोग तो यह भी मानते थे कि इस विश्व युद्ध के बाद शायद ब्रिटिश भारत छोड़कर चले जाएं। तो यहां पे लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत होता है कि आपको एक कानून आपको थोप दिया जाता है जो रॉलेट एक्ट कानून है 1919। तो गांधी को इसका भी अंदाजा था। इसके साथ ही साथ इस एक्ट को लेकर महत्वपूर्ण घटना भी घटित होता है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस प्रकार से जो घटनाएं घटित हुई,
इसने गांधी को झकझोर कर रख दिया था। अब गांधी चाहते थे कि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, कोई अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन खड़ा किया जाए, और वह तभी खड़ा होगा जब देश के सभी वर्गों का उस आंदोलन में भागीदारी हो। और इसलिए गांधी ने यहां पे इन लोगों का समर्थन किया। लेकिन कुछ वर्ग हैं, कुछ नेता थे जो उसे विरोध भी कर रहे थे। अब गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि जो खिलाफत है वह मुसलमानों के लिए जिस प्रकार से खिलाफत है, खलीफा है, उसी प्रकार ठीक उस प्रकार जिस प्रकार हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, तो उसी प्रकार वह खलीफा भी पवित्र है। लेकिन यहां पे गांधी के ऊपर देखा जाए तो जिस तुर्की का वे समर्थन कर रहे थे, उस तुर्की ने भी कम नरसंहार नहीं किया था। आर्मेनियाई नरसंहार के बारे में शायद आप सब जानते होंगे, जिसमें बहुत सारे आर्मेनियाइयों की हत्या की गई थी। करीब 4 से 5 लाख आर्मेनियाइयों की हत्या तुर्कियों के द्वारा की गई थी। तो उस स्तर पर आप कैसे तुर्की को न्यायोचित ठहरा सकते हैं? प्रश्न तो यह भी उठता है। तो खैर, वो तो आगे की चीजें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है आर्मेनियाई नरसंहार, जो बाद के वीडियो में। हम लोग अभी खिलाफत को समझते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं तो गांधी इन सारी घटनाओं से भी गांधी कहीं ना कहीं दुखी थे, और वे चाहते थे कि एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन चलाया जाए, और इसके लिए जन समर्थन की भागीदारी होनी चाहिए, सभी वर्गों का समर्थन मिलना चाहिए। तो इसलिए गांधी ने यहां पे खिलाफत का समर्थन किया। एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी, गांधी इन चीजों को जानते थे, और इसलिए कहा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन है, यह पहला ऐसा आंदोलन है जो गांधी के नेतृत्व में चलाया गया अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी इसमें देखी गई, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह सरकारी सेवा में सेवारत अधिकारी हो, कर्मचारी हो। इन सब का समर्थन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यह जो असहयोग आंदोलन है, यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। गांधी तो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन गए, वहां पे कुछ प्रस्ताव रखा गया कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, स्वशासन की बात भी वहीं पे की गई थी, स्वराज की। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो यह अब आंदोलन जो है वह स्वराज से, जो इसके पहले तक जिसकी बात की जाती थी स्वराज की, वह अब स्वराज से स्वशासन की ओर जा रहा है। असहयोग आंदोलन में सबसे बड़ा परिवर्तन आपको यही दिखाई देगा, क्योंकि मॉन्टेग्यू घोषणा, होम रूल लीग, वह भी बड़ा आंदोलन था। अगर दोनों को मिला लिया जाए, तिलक और एनी बेसेंट के लीग को, तो वह भी अखिल भारतीय स्तर का हो जा रहा है। लेकिन उसकी भी समाप्ति हो जा रही है 1 वर्ष के बाद ही। बहुत सारे युवा वर्ग उससे जुड़े थे, लोगों को बहुत खेद भी हुआ कि हमारे साथ छल किया गया। वे सारी चीजों को छोड़कर जुड़े थे उस आंदोलन से, लेकिन 1 वर्ष में ही वह आंदोलन दम तोड़ देता है। मॉन्टेग्यू घोषणा से एनी बेसेंट अलग हो जाती है, उधर तिलक केस लड़ने चले जाते हैं। तो युवाओं में एक कहीं ना कहीं निराशा की भावना थी, और उस निराशा को फिर से आशा में तब्दील करने का जो काम किया था वह गांधी ने किया था। क्योंकि गांधी ने यह आश्वासन दिया कि मैं आपको 1 वर्ष में आजादी दिलाऊंगा। आजादी का मतलब क्या? तो मैं आपको स्वराज दिलाऊंगा। और यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन क्या है? तो स्वशासन से स्वराज की ओर, स्वशासन से स्वराज्य, इसमें जो मांग किया जा रहा है वह स्वराज्य की, कि अब स्वराज्य से कम कुछ भी नहीं। अभी पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं, अभी स्वराज्य। तो यहां पर स्वराज्य की मांग की जा रही है। स्वराज्य ही इस आंदोलन का लक्ष्य है, जो असहयोग आंदोलन का है। इसके लिए गांधी ने घोषणा किया कि मैं आपको 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति कराऊंगा। अब जो लीग के जो सदस्य थे उनको लगा कि चलो कुछ तो काम मिला, कोई तो ऐसा नेता उभर कर आया। गांधी के प्रति लोगों का विश्वास भी था, क्योंकि इसके पहले के आंदोलन में गांधी सफल रहे थे।
चाहे वह चंपारण हो, चाहे वह खेड़ा हो, चाहे वह अहमदाबाद हो, तो इन सारे आंदोलन में गांधी सफल रहे थे। तो लोगों को इनके प्रति अब संदेह नहीं रहा था कि यह आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो गलत है। अब इसको लेकर यहां पे गांधी ने जो प्रस्ताव रखा, क्योंकि पहले ही वे खिलाफत से तो जुड़ चुके थे, लेकिन अब उसको कांग्रेस का समर्थन चाहिए था। देखिए यहां पे एक तो जो मुस्लिम वर्ग हैं, इन्हें भी अभी कांग्रेस के समर्थन चाहिए थे, हिंदुओं को भी मुस्लिमों का समर्थन, और संयोग ऐसा बैठा जिस प्रकार से 1916 में हम लोग देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता जो लखनऊ पैक्ट में, तो उस समय कैसे हिंदू मुस्लिम एकता, जबकि उस एकता को तोड़ने का काम 1909 में किया गया था, 1909 के अधिनियम के द्वारा, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, और उसका कांग्रेस बहिष्कार कर रही थी। लेकिन 1916 में कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट किया। वह एक बहुत बड़ी भूल थी, आगे चलकर कांग्रेस को उसका अंदाजा हुआ। ठीक इसी प्रकार आप देखें तो 1919 का जो अधिनियम है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि इस 1919 के अधिनियम से आपको हिंदुओं में भी कुछ संप्रदायों को अलग करने की कोशिश की जा रही है ब्रिटिश के द्वारा, जैसे सिख संप्रदाय को, बुद्धिस्ट को, जैन धर्मावलंबी को, मद्रास के क्षेत्र में गैर ब्राह्मणों को, उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जा रहा है, यूरोपियन को। तो वे तो अपना खेल खेल रहे थे। अब गांधी उन चीजों को समझते थे, क्योंकि उस समय के नेतृत्व को ध्यान में रखें तो गांधी सबसे सफल और जन नेता के रूप में थे। अब उस पे हम लोग आगे पूरे एक गांधी पे हम लोग एक पूरी उस पे चर्चा करेंगे कि गांधी कैसे जन नेता के रूप में थे। गांधी नहीं होते तो आज का भारत कैसा होता, क्या गांधी नहीं होते तो आजादी मिलती या नहीं मिलती। तो हम लोग अन्य पहलुओं के संदर्भ में उस पर चर्चा करेंगे, उस पर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, जिस असहयोग आंदोलन से अलग। तो यहां हम लोग देखते हैं कि इस असहयोग आंदोलन को लेकर अब गांधी के द्वारा जो सबसे पहले जो प्रस्ताव जो पेश किया जा रहा है, वह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है जो आपके एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 का। विशेष अधिवेशन, यह विशेष अधिवेशन 1920 का है, जो स्थान कलकत्ता। तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 का। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, वह अध्यक्षता आपको लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी ने असहयोग से संबंधित प्रस्ताव को रखा। इस प्रस्ताव को स्वयं गांधी ने रखा था। प्रश्न इस पर भी आता है कि असहयोग के प्रस्ताव को किसने रखा था? गांधी ने रखा था। तो इस प्रस्ताव को गांधी ने रखा जिस समय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन चल रहा था, क्योंकि वार्षिक अधिवेशन तो दिसंबर में होता था। तो यह विशेष अधिवेशन था, विशेष सत्र था, जो 1919 के एक्ट और जालियांवाला बाग घटनाकांड सबको लेकर विशेष सत्र का जो आयोजन किया गया था। इसमें जब गांधी ने इस प्रस्ताव को रखा, क्योंकि इसके पहले गांधी जुड़ चुके थे, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन चुके थे, जिसको लेकर कुछ लोगों ने यहां पे विरोध भी किया, जिसमें CR दास हैं, जिसमें आप जिन्ना को देख सकते हैं, जिसमें एनी बेसेंट हैं, जिसमें विपिन चंद्र पाल हैं, आदि लोगों ने इनका विरोध किया, इस प्रस्ताव को, यानी प्रस्ताव पास नहीं हुआ। खैर कोई नहीं, गांधी अगली बार जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जब होता है, और यह वार्षिक अधिवेशन आपका दिसंबर 1920 में, क्योंकि दिसंबर में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, तो दिसंबर 1920 में यह नागपुर में आयोजित किया जाता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह वीर राघवाचारी हैं।
वीर राघवाचार्य। इसमें फिर से इस प्रस्ताव को रखा जाता है और CR दास और मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। CR दास का विरोध दूसरे कारणों से था, जो चुनाव को लेकर प्रांतीय, क्योंकि जो चुनाव हो रहे थे। अब इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब जब समर्थन किया तो असहयोग का जो प्रस्ताव था, जिसमें पूरी तरह से असहयोग, ब्रिटिश सरकार का असहयोग। गांधी बहुत अच्छे पॉलिसी को लेकर चल रहे थे। गांधी की सोच थी कि ब्रिटिश के साथ तो हम लड़ नहीं सकते हैं तकनीकों के माध्यम से, तो क्यों ना उन्हें आर्थिक प्रहार किया जाए, क्योंकि आज ब्रिटिश यहां क्यों है, वे आर्थिक लाभों के लिए ही है। भारत में उनको रहने का और क्या मकसद है? ऐसा तो है नहीं कि उनको भारत पसंद आ गया, भारतीय संस्कृति से वे दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं रख रहे, तो फिर क्यों रह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वे आर्थिक लाभों की वजह से रह रहे हैं, तो क्यों ना इनको आर्थिक नुकसान पहुंचाई जाए। तो इसलिए गांधी ने कहा कि पूरी तरह से असहयोग। अब वह असहयोग कैसे? तो जो ड्राइवर हैं वह उनके यहां जाना छोड़ दें, जो रसोइया हैं वह खाना बनाना छोड़ दें, जो उनके कपड़े धुलने वाले हैं वह छोड़ दें, जो विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वह छोड़ दें, जो इनके दफ्तर में काम कर रहे हैं वह छोड़ दें, जो व्यापारी हैं जो विदेशी वस्तु बेच रहे हैं वह उसका बहिष्कार करें, खादी का प्रचार करें, हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। और इसके लिए काम भी किए गए। जैसे आप देखें तो काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, सदाकत आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये सारे स्थापित किए जा रहे हैं इस समय। तो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ग्रामीण पंचायतों की स्थापना की जा रही है, कचहरी का बहिष्कार किया जा रहा है। बहुत सारे जो वकील थे सारे वकालत छोड़ दिए, यहां तक कि उस समय सुभाष चंद्र बोस जो ICS अधिकारी थे उन्होंने सेवा छोड़ दी, इस आंदोलन के हिस्सा बन गए, क्योंकि गांधी ने आश्वासन दिया था कि 1 वर्ष इस अधिवेशन में, कि 1 वर्ष मुझे दो, मैं आपको स्वराज दूंगा, लेकिन वह आंदोलन मेरे नेतृत्व में और मेरे विचारों के अधीन चलेगा, हमारे कार्यक्रम के अनुरूप चलेगा। लोगों ने समर्थन दिया, जो युवा वर्ग थे उन्होंने समर्थन दिया, क्योंकि लीग से सारे सदस्य जो थे वे सारे इस आंदोलन से जुड़ते हैं, जो होम रूल लीग के सदस्य थे, जो युवा वर्ग थे। लोगों की एक उम्मीद जगी कि यह जो व्यक्ति है, यह जो बोल रहा है, शायद इसने सफलता प्राप्त किया है, पीछे का इसका इतिहास है। तो लोगों में एक विश्वास यहां पे जुड़ता है। अब सारे लोग यहां पे आप देखते हैं कि जुड़ते तो हैं, लेकिन ये जो लोग थे इन लोगों ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, क्योंकि गांधी खिलाफत के मुद्दे को इस मंच से उठा रहे थे। और जिन्ना का यह मानना था कि आपने राजनीति में धर्म का समावेश कर दिया, जो नहीं होना चाहिए। वही चीजें कांग्रेस के लोगों का भी मानना था, लेकिन उसके बावजूद भी यह प्रस्ताव आपको पास होता है। और यहां पे प्रस्ताव पास होने के बाद 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत होती है, आंदोलन प्रारंभ कर दी जाती है। आंदोलन में जो एकता थी वह देखने लायक थी, हिंदू मुस्लिम एकता। आंदोलन में आप देख रहे हैं महिलाओं की भागीदारी, किसानों की भागीदारी, आंदोलन समस्त भारतीय क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी, सभी लोगों की भागीदारी यहां पे पहली बार देखी गई। पहली बार इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी देखी गई, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अभी तक के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन में यह आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था। इस आंदोलन में कुछ प्रस्ताव रखे गए। गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम की बात की। गांधी ने बोला कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वह है रचनात्मक कार्यक्रम करना। इस रचनात्मक कार्यक्रम में क्या, तो उपाधियों का त्याग किया जाए, और इसके लिए स्वयं गांधी कैसर हिंद की उपाधि त्यागते हैं। इसके लिए स्वयं जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि त्यागते हैं। इसके लिए था कि आपको शराब का बहिष्कार, इसके लिए महिलाओं को कहा गया कि वे जाकर
शराब जो दुकान है उस पे जाके वे धरना देंगी। इसके लिए था कि छुआछूत का बहिष्कार, वे सामाजिक एकता स्थापित करने की बात करते हैं। इसके लिए था कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार, इसके लिए वे स्वदेशी स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इसके लिए था कि हिंदू एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, तो इसलिए उन्होंने वहां पे खिलाफत के मुद्दे को भी इसमें समाहित कर दिया। इसके लिए था कि अहिंसा का पालन, जिसको लेकर गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके लिए राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने की बात, जिसमें बहुत सारे राष्ट्रीय विद्यालय भी स्थापित किए गए। तो इस प्रकार से यह आंदोलन आप देखें तो इसमें रचनात्मक कार्यक्रम की विशेष भूमिका है। प्रश्न यहां से भी पूछता है कि क्या क्या रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए गए थे। कर न अदायगी, इसमें बात नहीं की गई थी, कर न देने की बात नहीं की गई थी। यह जो आंदोलन प्रारंभ होता है तो इस आंदोलन के साथ ही आप देखते हैं कि यह जो असहयोग आंदोलन है, इसे अखिल भारतीय क्यों कहा जा रहा है, तो समस्त भारतीय क्षेत्र में यह आंदोलन फैल जाता है। जैसे अगर देखते हैं आप तो बंगाल के क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में CR दास के द्वारा, चितरंजन दास के द्वारा इस क्षेत्र में आंदोलन की बागडोर संभाली जाती है। वहीं आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसमें आपको मोतीलाल नेहरू एवं जवाहरलाल नेहरू इन दोनों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है। वहीं गुजरात में आप देखें तो वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा है। वहीं बिहार में आप देखें तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस आंदोलन को संपादित किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद बिहार में। वहीं आप दिल्ली में अगर देखते हैं तो दिल्ली में अरुणा आसफ अली के नेतृत्व में इस आंदोलन को प्रचारित किया जा रहा है। अरुणा आसफ अली के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। वहीं मद्रास में आप देखें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। तो इसके साथ ही साथ असहयोग आंदोलन के साथ कुछ और भी आंदोलन चल रहे थे। जैसे आप पंजाब में देखें तो पंजाब का जो क्षेत्र है, इस पंजाब में आप देखते हैं कि अकाली आंदोलन यहां पे चलाए जा रहे हैं। अकाली आंदोलन जो असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा हो जा रहा है आगे चलकर। तो यह पंजाब में इसी असहयोग आंदोलन के हिस्सा के रूप में अकाली आंदोलन को देखा जा सकता है। असम में आप देखते हैं कि चाय बागान के मजदूर जो हैं, चाय बागान के मजदूर यह आंदोलन चला दिए अपने बागान मालिकों के खिलाफ। यह भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा हो जा रहा है। वहीं आप केरल में देखें तो केरल में मोपला, यह किसान थे जो जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाए। तो इस प्रकार से यह आंदोलन कैसा हो गया, तो अखिल भारतीय स्तर का यह आंदोलन दिखाई देता है। अब 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ की जाती है, क्योंकि 1 अगस्त को ही तिलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाता है। और यह तिलक स्वराज फंड जो है, वह तिलक स्वराज फंड का गठन 1921 ईस्वी में किया जाता है। जब 1 अगस्त 1920 को आंदोलन चलाया जाता है तो उसके बाद तिलक स्वराज 6 महीने के बाद ही तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाता है। और कहा यह जाता है कि इस फंड में 6 महीने में ही 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए आपको इस फंड में जमा हो जाते हैं। कांग्रेस के स्वरूप में भी परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें
देखा जाए तो कांग्रेस को पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर कमेटी गठित की जा रही है। कांग्रेस में सदस्य शुल्क जो है उसे कम किया जा रहा है। कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब कांग्रेस जो है वह कांग्रेस विशिष्ट वर्गों की पार्टी नहीं रहती, बल्कि वह सामान्य वर्गों की पार्टी के रूप में कांग्रेस स्थापित हो रही है। तो कांग्रेस के चरित्र में भी परिवर्तन हो रहे हैं। यह सबसे बड़ी भूमिका यहां पे दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस संगठन में बदलाव दिखाई दे रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं में कांग्रेस में आपको आंदोलन को प्रचारित करने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस असहयोग आंदोलन के दरमियान बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए यह आंदोलन महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आंदोलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला अखिल भारतीय आंदोलन है जो गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन को हमें समझना है। आगे चलकर आप देखते हैं कि इसी समय आपको प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, जो एक बड़ी घटना है। प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स का राजकुमार, यह भारत भ्रमण पर आते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 ईस्वी में, और जब इनका आगमन होता है तो इनको काला झंडा दिखाया जाता है। और इस काले झंडे को दिखाने के लिए मोहम्मद अली इनका विरोध करते हैं और मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो खिलाफत नेता थे, मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया जाता है। बाकी अन्य क्षेत्र के नेताओं की गिरफ्तारी हो जा रही है। अब आंदोलन धीरे धीरे, क्योंकि यह नेतृत्व विहीन होता चला जा रहा था, तो आंदोलन को हिंसक होने से भी बचाना था गांधी को, क्योंकि अब आंदोलन जो है वह सामान्य नागरिकों के नेतृत्व में चलाया जाएगा, तो वह हिंसक हो सकता है क्योंकि नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी थी। ब्रिटिश दमन चक्र, इस गिरफ्तारी के बाद ब्रिटिश दमन चक्र तेजी से बढ़ जाता है। ठीक इसी समय उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनपद में एक छोटी सी घटना घटित होती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की उस हिंसक भीड़ में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने उन ग्रामीण समुदाय के ऊपर गोलियां बरसाई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी और भीड़ हिंसक हुआ और थाने में आग लगा दिया जाता है, जिसको लेकर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या होती है। अब इस घटना से ब्रिटिश को दमन चक्र चलाने की और भी जो प्रेरणा थी वह तीव्र हो गई। उधर आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारियां, अब गांधी जानते थे कि आंदोलन को हिंसक होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस घटना ने गांधी को, क्योंकि गांधी इसके पहले जब मोहम्मद अली की गिरफ्तारी हुई थी, उसी समय गांधी ने घोषणा किया था कि अगर ब्रिटिश सरकार अभी भी कुछ बदलाव नहीं करती है, जैसे जो नेताएं हैं, इन नेताओं की अगर गिरफ्तारियां समाप्त नहीं की जाती है, अगर प्रेस पर से प्रतिबंध नहीं हटाया जा रहा है, तो आगे चलकर मैं फिर विवश हो जाऊंगा और फिर कर न अदायगी का आंदोलन भी चला सकता हूं। तो सिर्फ इसकी घोषणा गांधी ने की थी। लेकिन उसके पहले चौरी चौरा की घटना घटित होती है 5 फरवरी 1922 को, और गांधी के द्वारा 7 दिन का उपवास व्रत रखा जाता है। और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन को बारदोली घोषणा पत्र के द्वारा इस आंदोलन की स्थगित करने की घोषणा गांधी के द्वारा कर दी जाती है। आंदोलन स्थगित होते ही सरकार के द्वारा जो दमन चक्र था वह तो चल ही रहा था। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी की भी गिरफ्तारी हो जाती है, और 10 मार्च 1922 की जो गिरफ्तारी होती है गांधी की, क्योंकि आंदोलन को गांधी ने स्थगित कर दिया था, ब्रिटिश को मौका मिला, और उसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी की गिरफ्तारी होती है। गांधी को 6 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी जाती है, लेकिन गांधी को 5 फरवरी 1924 को ही स्वास्थ्य खराब होने के वजह से उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब यहां जब गांधी ने आंदोलन को स्थगित किया, तो इनके स्थगन को लेकर एक नहीं अनेक विरोध के स्वर जो हैं सभी नेताओं के द्वारा उठाए जाने लगे। कुछ लोग तो पहले से ही नाराज थे। अब यहां पे देखें, जो साथ थे उनके द्वारा भी इनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है।
गांधी को असफल नेता करार दिया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि जो आंदोलन अपने तीव्र स्तर पर था उसे रोकने की आखिर मजबूरी क्या थी। वहीं मोतीलाल नेहरू का कहना है कि अगर सुदूर दक्षिण के किसी क्षेत्र में, अगर कन्याकुमारी में कोई छोटे से गांव में अगर हिंसा होती है तो क्या उसे हिमाचल के गांव में उस आंदोलन को रोक दिया जाएगा? तो एक नहीं अनेक सभी नेताओं के द्वारा गांधी के ऊपर प्रहार किया जाता है, गांधी को असफल नेता करार दिया जाता है। इसको लेकर बहुत सारे विवाद भी उठे कि गांधी के इस स्थगन से देश में निराशा की भावना उत्पन्न हुई और इसी निराशा का ही परिणाम था कि आगे चलकर HRA युवा वर्गों के द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन की जा रही है। तो यह देश में उन युवाओं की निराशा की भावना थी जिसके कारण फिर से युवाओं ने उस अहिंसा को छोड़कर हिंसा का रास्ता अख्तियार किया। वहीं कहा जाता है कि इस आंदोलन के कारण कांग्रेस संगठन में दरार की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण 1923 में किसी प्रकार से कांग्रेस बची और लेकिन स्वराज पार्टी का गठन हो गया। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि इस आंदोलन के स्थगित करने के कारण ही देश में सांप्रदायिक माहौल खराब हुए। और यह सांप्रदायिक माहौल कैसे खराब हुए? तो मोपला विद्रोह हिंसक हो गया, जिसमें दो वर्गों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केवल गांधी को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर इन सभी घटनाओं के लिए केवल गांधी जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? गांधी ने कोई लुक छिप कर तो निर्णय नहीं लिया था। उस मंच से यह कहा गया था कि गांधी नेतृत्व करें, और गांधी नेतृत्व करने से पहले बोले थे कि अहिंसा होगी, आंदोलन अगर हिंसक हुआ तो मैं आंदोलन को स्थगित कर दूंगा। तो अगर गांधी जिम्मेदार हैं कि देश में निराशा की भावना उत्पन्न हुई, कांग्रेस संगठन में टूट हुआ, देश में सांप्रदायिक घटनाएं घटित हुई, तो उसके लिए फिर लीग भी उतना ही जिम्मेदार है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि यह गांधी का कोई लुक छिप कर लिया गया निर्णय नहीं था। गांधी ने खुलेआम घोषणा की थी कि आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, और आंदोलन हिंसक होंगी तो मैं आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा, आंदोलन को स्थगित कर दूंगा। और आगे चलकर गांधी के द्वारा जो आंदोलन का स्थगित की घोषणा भी की गई, वह भी बारदौली घोषणा, कोई लुक छिप कर घोषणा नहीं थी, बल्कि खुलेआम रूप में गांधी ने घोषणा किया कि मैं आंदोलन को स्थगित करता हूं। और देर सवेर आगे चलकर सभी नेताओं के द्वारा भी उस आंदोलन के स्थगित का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। ऐसे तो इस पे अगर चर्चा किया जाए तो 2-4 क्लास भी कम पड़ जाएगा, लेकिन उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। जब उसकी आवश्यकता होगी तो हम लोग डिटेल्स में उसे देखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबों का दिन मंगलमय हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉरवर्ड करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।